हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज द पर्ज के बारे में। द पर्ज जो कि फुल्ली डिपेंडेंट है एक कानून के ऊपर, मतलब एक कानून के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। एक कानून जो NFFA बनाती है, न्यू फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका नाम का एक फाउंडेशन होता है जो इस कानून को बनाता है। उस कानून के तहत साल में एक दिन 12 घंटे के लिए ऐसा होता है जिसमें सब कुछ लीगल होता है। हत्या, चोरी चकारी, लूट पाट, बलात्कार सब कुछ शामिल होता है उस 12 घंटे के कानून के अंतर्गत। ये कानून NFFA पास करवाती है और ये पूरी मूवी इसी कानून के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा मिगेल नाम का एक बंदा जो कि आर्मी से छुट्टियां लेकर के आया हुआ होता है। वो पहले तो अपने घर जाता है अपनी बहन के पास। उसकी बहन घर पे उसे नहीं मिलती। फिर वो हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी सिस्टर का इलाज चल रहा होता है, पेनेलोपी उसकी बहन का नाम होता है। वहाँ पे भी वो नहीं मिलती। उसके बाद वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर जाता है, वहाँ पर भी वो नहीं मिलती। तो वो घबरा जाता है कि उसकी सिस्टर पेनेलोपी गई कहाँ। बहुत ढूंढता है और जिस दिन वो ढूंढता है उसी की शाम को कुर्बानी की रात चालू होने वाली थी, मतलब द पर्ज स्टार्ट होने वाला था। पर्ज स्टार्टिंग की जो टाइमिंग है, मतलब वो 12 घंटे जिसमें सब कुछ लीगल माना जाएगा, उसकी जो टाइमिंग है शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक की टाइमिंग होती है। और वो उस दौरान अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। पर्ज की रात स्टार्ट होने से पहले, कुछ घंटे पहले काफ़ी जगह ढूंढता है बट वो कहीं पर भी नहीं मिलती। आफ्टर ऑल पर्ज की रात स्टार्ट हो जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग जाता है। ढूंढते ढूंढते वो एक संघ के पास पहुंचता है, एक ऐसा संघ जो कि कट्टर संघ होता है, धार्मिक कट्टर संघ जो है वो उससे मिलता है। उसको फ़ोटो दिखाता है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। और वो वहाँ पे जितने भी यंगस्टर होते हैं जो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जो कि संघ होते हैं, संघ के जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो सब के सब उन सभी यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें मरने के लिए तैयार किया जाता है। एक्चुअली में वो एक ऐसी संस्था थी। तो वो उनसे मिलता है और पूछता है कि मेरी बहन को देखा है तुमने। तो वो देखते के साथ ही बोलते हैं तो हमारी पेनेलोपी है जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है ईश्वर को दान में देने के लिए अपने आप को। वो इस तरीके से बोलते हैं। तो तुरंत पूछते कि वो है कहाँ मेरी बहन, ये बताओ। वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, वो बस ये बोल देते हैं कि तुम्हारी बहन तो अब ईश्वर के पास जाने वाली है। हमारी लीडर ने हमें बताया था कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और हम सब ईश्वर को दान देने के लिए ही पैदा हुए हैं। दरअसल ये जो कट्टर संघ होता है, ये लोगों का ब्रेन वॉश करता है। और वो लोग कौन होते हैं जिनका ब्रेन वॉश करता है? ये कट्टर संघ जो है, कट्टर धार्मिक संघ, ये सिर्फ उन लोगों को ही अपना निशाना बनाता है, उन यंगस्टर को ही अपना निशाना बनाता है जो यंगस्टर जिनको नौकरी नहीं मिलती या जिनको रोज़गार की कमी होती है या घर से धक्के खाए हुए होते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी, मतलब कहते हैं कि अंदर से बेचारे पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं। दोस्तों ये लोग, मतलब ये जो यंगस्टर्स हैं, इन यंगस्टर्स के पीठ पे हाथ फेर कर ये कट्टर संस्थाएं उनका ब्रेन वॉश करती है, उनसे प्यार से मीठी मीठी बातें करती है, उनके नाम के आगे जी लगा करके उनको अपने संग में शामिल करके ये भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारा अन्नदाता, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर अगर कोई है तो वो सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। और अगर तुम्हें इस ज़िंदगी से मुक्ति कोई दिलवा सकता है तो वो हम हैं और कोई नहीं है। ये कट्टर संस्थाएं इसी तरीके से अपना काम करती थी। तो ये कट्टर संस्थाएं इन लोगों का ब्रेन वॉश करके उन सभी लोगों को डिवाइड कर देती थी जो लोग इन लोगों को बेचते थे या उनका मिस यूज़ करते थे या गलत यूज़ करते थे, उनसे बहुत सारा पैसा कमाते थे। ये उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते थे। अब आप बोलोगे कि ये कट्टर संस्थाएं गुंडों को मतलब जो कट्टर संस्थाएं हैं ये अपने ब्रेन वॉश बंदों को क्यों गुंडों को दे देते हैं? आपके माइंड में यही क्वेश्चन हो रहा होगा। दरअसल जो कट्टर संघ है, ये इस कट्टर संघ को पैदा किया था NFFA ने, न्यू फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका ने पैदा किया था। अब पैदा करने का रीज़न क्या था? जो NFFA है, NFFA को जो सबसे ज़्यादा वोट देने वाला था, जो सबसे ज़्यादा सपोर्टर लोग थे, वो गुंडे मवाली लोग ही थे जो उल्टे सीधे काम करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, धंधा करते हैं लड़कियों का, कुछ इस तरीके के काले बाज़ार में काम करते हैं। उन लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था
NFFA को। अब उन वो लोग NFFA ने कहा कि जब तक हमारा राज अमेरिका के ऊपर है तब तक तुम अमेरिका में कोई भी जुर्म नहीं करोगे। तो ये गुंडे मवाली बोलते ठीक है हम नहीं करेंगे, तो एक काम करो कि भाई तुम खुद हमारे पास बंदे ला कर दे दो ताकि हम अपना काम करवा सकें। तो NFFA क्या करता है, ये एक संघ, ये धार्मिक संघ बनाता है, और ये धार्मिक संघ क्या करता है, सिर्फ उन लोगों को ही उठाता है जो लोग पीड़ित लाचार लोग होते हैं, और उनका ब्रेन वॉश करके उन गुंडों को NFFA दे देता है। सॉरी, NFFA बोलना, ये कट्टर संघ दे देता है उन गुंडों को। और ये कट्टर संघ को पैसा देने वाला कौन होता है, NFFA। अब NFFA का फ़ायदा क्या होता है आपको मालूम पड़ गया, उनको गुंडों से सपोर्ट मिल जाता है। अब गुंडों को क्या प्रॉफिट होता है कि गुंडे उन लोगों को ले करके फ्री ऑफ कॉस्ट में, भैया फ्री में लोग मिल रहे हैं, ना कि उनके पास कोई इलीगली कुछ आ रहा है, भाई किसी को पकड़ के ला रहे हैं, किसी को मार के ला रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनके पास कोई कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कट्टर लोग क्या करते हैं, इनको गुंडों को सौंप देते हैं उन ब्रेन वॉश लोगों को, और वो उन ब्रेन वॉश लोगों को मार्केट में बेच देते हैं या उनके साथ मिसयूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से कट्टर संघ का, और पेनेलोपी उन्हीं कट्टर संघ में जाकर के फंस जाती है। तभी मिघेल उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात भी हो जाती है और पर्ज की रात भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मिघेल एक आर्मी ऑफिसर होता है, इसलिए अपनी जान बचाने में पूरी तरीके से तैयार रहता है, वो मतलब एक्सपर्ट होता है बंदा वो। उसी दौरान उसे एक टीम होती है जो पकड़ लेती है, उसे नकाब वकाब डाल के उसे पकड़ लाती है। पकड़ करके वो टीम एक गेम खेलती है, लाइव स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होता है, बिल्कुल ऐसा ही लाइव स्ट्रीम टाइप का वो गेम खेलती है, और उससे बड़ा अंधा पैसा कमाते हैं वो लोग। एक्चुअली में उस रात को वो लोग बिजनेस ही करते हैं। वो लोगों को ला करके उनके सामने एक ऐसा टास्क रखते हैं कि जिसमें 99% बंदा अपनी जान ही गंवाएगा। 99%, 1% है जो बंदा एक्सपर्ट होगा वो अपनी जान बचा लेगा। वो बोलता है कि अगर तुमने जान बचा ली तो तुम्हें ये गाड़ी मिल जाएगी, मतलब एक गाड़ी होती है काफ़ी अच्छी सुंदर सी, और वो गाड़ी प्राइज़ में रखता है कि अगर तुम जीतते हो तो ये गाड़ी ले जाना, और अगर हारते हो तो भैया तुम मरोगे। अब तुम डिसाइड कर लो, ये खेल कर मरना चाहते हो या मेरे लोगों के हाथों मरना चाहते हो। मिगेल से बोलते हैं, मिगेल बोलता है ठीक है मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वो गेम खेलता है, आफ्टर ऑल गेम जीत जाता है। गेम जीत करके अपनी गाड़ी लेकर जाता है। गाड़ी लेकर जाता है, तुरंत उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है, और वो बंदा एक एम्बुलेंस के ऊपर बंदूक लेके खड़ा होता है। वो एम्बुलेंस दरअसल कुछ जख्मी लोगों को इलाज कर रही होती है, और वो बंदा उन एम्बुलेंस के लोगों को मारने जाता है, लेकिन मिगेल बचा लेता है उस एम्बुलेंस वालों को। तो एम्बुलेंस के पास फ़ोटो लेकर जाता है, तो फ़ोटो लेकर जाता है और बोलता है कि ये मेरी बहन है, क्या देखा है आपने इसको। तो वो एम्बुलेंस के लोग बोलते हैं हमने तो नहीं देखा, लेकिन एक बंदा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और उसका नाम है पीट। पीट का जब नाम होता है तो वो बोलते हैं कि आप पीट के पास जाओ, पीट आपकी 100% मदद करेगा, और बहुत ही नेक इंसान है। तो ये मिघेल जैसा से गाड़ी घुमा करके पीट के पास पहुंचता है। लेकिन अब आती है पीट की स्टोरी कि पीट होता कौन है। दोस्तों, पीट भी एक आर्मी ऑफिसर होता है, जो कि रिटायर आर्मी ऑफिसर नहीं होता, ना कि छुट्टियाँ लेकर के आया हुआ होता है वो। दरअसल पीट के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। जिस दिन ये कानून लागू होता है, उसी दिन जिस दिन NFFA ये कानून लागू करती है, उसी दौरान कुछ पुलिस वाले ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे पास मुजरिम हैं, हम इन सभी मुजरिमों को जलाकर जश्न मनाएंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं पुलिस वाले। तो पीट उनके अगेंस्ट हो जाता है। पीट बोलता है कि नहीं, हम चाहे ये कानून कभी भी लागू हो, लेकिन हम ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। वो मुजरिम हैं जिन्हें हम ऐसे जला करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम पुलिस वाले भी अपराधी हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो सारे पुलिस वाले पीट के अगेंस्ट हो जाते हैं, और पीट के फेवर में सारी गुंडा सीना पीट के फेवर में हो जाती है। जाहिर सी बात है, जेल में कौन होता है, गैंगस्टर, गुंडे वगैरह ये सभी होते हैं। फिर ये सब क्या होते हैं, पीट के फेवर में आ जाते हैं, क्योंकि पीट इन सबको बचा लेता है, लड़ करके पीट बचा लेता है। अब पीट जब उन सभी गुंडों को बचा लेता है पुलिस वालों के हाथ, तो गुंडे सारे पीट के फेवर में आते हैं, और गुंडे एक कानून बनाते हैं कि भाई अमेरिका में सबको मारना जायज़ होगा कुर्बानी वाली रात के दिन, लेकिन पीट को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि पीट अनजाने में से एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। तो ये थी कहानी दोस्तों पीट की। अब पहुंचता है मिघेल पीट के पास। पीट से जाकर के मदद मांगता है, लेकिन पीट मदद देने के लिए साफ मना कर देता है। कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं कोई मदद नहीं करूँगा। पीट साहब ये बोलता है मिघेल से। तो इतने में पीट के लोग कुछ बोलते हैं कि इसके पास वो गाड़ी है जो इसने प्राइज़ में जीती है। तो पीट ये सुनकर के बड़ा हैरान हो जाता है। पीट बोलता है मिघेल से कि तुमने वो गाड़ी जीती है, मैंने सुना है। ताकि हाँ जीती है मैंने। तो पीट बोलता है कि वो गाड़ी आज तक कभी कोई जीत नहीं पाया, तुम पहले बंदे हो जो उस गाड़ी को जीत पाए हो।
वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा अगर तुम ये मुझे अपनी गाड़ी दे दो तो। और आफ्टर ऑल मिगेल गाड़ी दे देता है पीट को अपनी। गाड़ी लेने के बाद पीट सर्च करता है कि उसकी बहन है कहाँ पे। तो वो ढूंढता है और वो बता देता है कि तुम्हारी बहन तो इस बस में है। वो बस देखते के साथ ही पीट हैरान हो जाता है। पीट बोलता है कि तुम्हारी बहन का बचना अब नामुमकिन है। मिगेल पूछता है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो पीट बोलता है कि ये वो धार्मिक कट्टर लोग हैं जो तुम्हारी बहन को जान से मरवा कर ही छोड़ेंगे। ये यंगस्टर का ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करके धार्मिक और देशभक्ति का नाटक करवा करके इन लोगों को मौत के कुएं में धकेल देते हैं। धार्मिक बातें बताते हैं, देशभक्ति की गाथा सुनाते हैं और फिर इन्हें मौत के कुएं में धकेल देते हैं। इनके अगेंस्ट पीट कई सारे सबूत भी इकट्ठे करता है, लेकिन जो ये धार्मिक कट्टर लोग होते हैं ये पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम ही खरीद लेते हैं। लेकिन जब पीट पता करता है कि इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है, तो पीट को मालूम होता है कि ये सारा पैसा तो NFFA दे रहा है। मुझे बोलता है NFFA इसका सपोर्ट क्यों करता है? तो पीट जब जांच पड़ताल करता तब उसे पता लगती है कि NFFA ने ही इस धार्मिक संगठन को, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वही लोग ऐसे धार्मिक संघ को जन्म देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जाहिर सी बात है, अपने फ़ायदे के लिए। तो पीट सारी बात बताता है और मिगेल फिर बोलता है चाहे जो भी हो बट मैं अपनी बहन को बचा के रहूँगा। पीट बोलता है ठीक है, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ और आई होप कि तुम्हारी बहन बच जाए। तो पीट पहुंचता है बस पे जैसे तैसे, लेकिन जैसे ही मिगेल बस पे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही मिगेल पहुंचता है बस के पास, और उसी दौरान जो बस में लीडर होती है वो पेनेलोपी को एक गुंडे की सेना को दे बैठती है। मतलब मिगेल के पहुंचने से पहले मिगेल पहुंचता है इतने तो उसकी बहन जा चुकी होती है किसी गुंडों के हाथों। फिर मिगेल भाग कर वापस पीट के पास जाता है, पीट को बताता है ऐसी बात हुई है। तो पीट पूछता है कि कौन लोग थे जो तुम्हारी बहन को ले गए, कुछ जानकारी है? तो बताते कुछ नन टाइप के लोग थे जो मेरी बहन को लेके गए हैं। तो पीट को पता लग जाता है। नन जैसे सुनता है वो बोलता है कि पता पड़ गया कि तुम्हारी बहन है कहाँ पे। तो पीट को मालूम होता है कि जहाँ पर उसकी बहन जा रही है वो एक मेले में जा रही होती है। उस मेले में उसकी बहन पेनेलोपी को बेचा जाता है, बेचने के लिए लेकर जाते हैं वो लोग। तो उसी दौरान वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो उस मेले का मालिक होता है। ये बात सिर्फ पीट को पता होती है, मिगेल को पता नहीं होती, और पीट मिगेल को ये बात बताता नहीं है। सिर्फ पीट ये बोल देता है सारे में कि वो बंदा सामने बैठा है मेरे बार में, जाके उससे मिलो और एक दारू पिलाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। तो जैसे ही मिगेल उस बंदे के पास जाता है तो मिगेल बोलता है उससे कि ऐसी बात है, पीट ने मुझसे बोला है, दारू और देता है। तो बोलता है चलो पीट ने बोला है तो फिर मदद करना तो बनता है, चलो मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठा के ले जाता है। वो भी नहीं बताता कि मैं उस मेले का मालिक हूँ, दरअसल वो भी नहीं बताता। वो चुपचाप चलता रहता है और उस बंदे के जो मेले का मालिक होता है उस बंदे की गाड़ी के पीछे 2 बंदे ऑलरेडी बंधे हुए रहते हैं। मतलब वो भी उन्हें मेले में बेचने के लिए लेके जाता है। मिगेल को पता लग जाता है। मिगेल बोलता है पीछे गाड़ी में कुछ है, मुझे ऐसा लगता है। बट वो बोलता है, मेले का मालिक बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं है और तुम मेरे बिज़नेस में टांग मत अड़ाओ। तुम्हें तुम्हारी बहन चाहिए, तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरे बिज़नेस में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मिगेल बोलता है बट तुम ये गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो। वो बोलता है मैं गलत करूँ चाहे सही करूँ, तेरे को तेरी बहन चाहिए, तेरी बहन तेरे को मिल जाएगी और तू निकल यहाँ से। मिगेल बोलता है कि नहीं मैं समझता हूँ। मिगेल लड़ाई कर बैठता है और मिगेल उसे मार पीट के उन दोनों लोगों को बचा लेता है और वो फिर अकेले अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी बहन के पास पहुंचता है। मतलब उस मेले में काफ़ी लड़ाई बड़ाई होती है, बहुत बुरी वाली, आप देखोगे इसमें। लड़ाई झगड़े के दौरान वो जैसे तैसे अपनी बहन पेनेलोपी को बचा कर वहाँ से ले आता है और बचा के जब वो लाता है तो वो सीधा पहुँचता है पीट के बार में। अब पीट के बार में जैसे ही वो पहुँचता है तो वहाँ पीट बोलता है इन दोनों से, पेनेलोपी और मिगेल से, कि तुम दोनों पूरी रात यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि जब तक ये कुर्बानी की रात ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तुम मत निकलो, तो उसी में भलाई है। तो मिगेल यही फैसला लेता है, ठीक है हम पूरी रात यहीं रुकेंगे, सुबह निकलेंगे यहाँ से। पीट भी यही एडवाइस करता है। फिर उसकी बहन जो पेनेलोपी है तो उसका ब्रेन वॉश रहता है। उसकी बहन बोलती है कि मुझे मरना है, मुझे ईश्वर के पास जाना है, तुम लोगों ने मुझे ईश्वर की शांति से वो कर दिया, ये कर दिया। पीट फिर समझाता है उसे कि बेटा, पीट समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गुमराह किया है उस लीडर ने
और उस लीडर की सारी सच्चाई से लेके जेड तक पीट सब कुछ बता देता है। और पेनेलोपी को इतना गुस्सा आता है कि पेनेलोपी पीट और मिगेल को बिना बताए बंदूक लेके सीधा उस लीडर को मारने पहुंच जाती है। और वो निकलती है, भाई कुर्बानी की रात होती है, निकल जाती है वहाँ से बाहर जैसे तैसे निकल करके वो सीधा पहुंचती है उसे मारने के लिए अपने लीडर को। उसकी लीडर फिर दोबारा उसका ब्रेन पहुंच जाती है लीडर के पास। उसकी लीडर फिर दोबारा उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। वहाँ पे हाथापाई होती है काफ़ी ज़्यादा। फिर तभी पीट और मिगेल को पता होता है कि मेरी बहन फिर दोबारा चली गई। फिर वो लोग दोनों जाते हैं, पीट और मिगेल दोनों जाते हैं अपनी पेनेलोपी को ढूंढने। उसी दौरान उनकी मुलाकात लीडर से हो जाती है, कट्टर लीडर से। और पीट भाई उसी वक्त गोली मार देता है सीधा उस लीडर को देखते के साथ ही। और वहाँ उस बस में जितने भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जो यंगस्टर्स होते हैं, उन सभी को छुड़वाया जाता है। लेकिन उसी दौरान जॉय नाम का एक बंदा होता है जो पेनेलोपी को उठाता है, ट्रक पे बैठा करके सीधा भगा ले जाता है। फिर पीट और मिगेल बोलते कि यार अब ये कौन आ गया। तो दोस्तों इसमें कई सारे करैक्टर है, क्योंकि ये एक वेब सीरीज़ है। हर एक एपिसोड में एक नया करैक्टर आपको देखने को मिलेगा और हर एक करैक्टर की एक अच्छी खूबी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ तक थी मिगेल और पीट की स्टोरी, ठीक है। इस आगे भी है, लेकिन अब हम चलते हैं दूसरे करैक्टर के ऊपर। दूसरा करैक्टर इसमें होता है, एक लड़की होती है जेन नाम की। तो जेन नाम की लड़की होती है, वो फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर बैठी हुई रहती है। और उसका जो बॉस होता है डेविड नाम होता है उसके बॉस का। और वो जो बॉस डेविड होता है वो जेन के साथ रिलेशनशिप बनाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे ये सब नहीं करने देती, जिसकी वजह से जेन उससे इरिटेट हो जाती है। और उसका बॉस जेन से इरिटेट होकर के जेन को उस पोजीशन तक नहीं पहुंचने देता जिस पोजीशन की वो हकदार होती है। तो जेन इरिटेट हो करके कुर्बानी की रात वाले दिन एक लड़की को हायर करती है डेविड को मरवाने के लिए। लेकिन जेन को बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है कि मैंने डेविड को कैसे मरवा सकती हूँ, इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हूँ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सोचती है। फिर जेन जिस तरह से भाग करके कुर्बानी वाली रात वाले दिन ही सिक्योरिटी हालांकि मना करती है जेन को कि तुम मत निकलो ऑफिस से बाहर, नोट अलाउड, अभी कुर्बानी की रात चल रही है। लेकिन जेन किसी की सुनते नहीं है और निकल के सीधा भाग करके वो डेविड के घर पहुंचती है। बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम को फेस करके जैसे तैसे वो पहुंचती है डेविड के घर। अब डेविड के घर जाकर के डेविड से बताती है सारी बात कि मैंने ऐसा किया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, ये वो। और जेन को तुरंत डेविड के घर पर उस लड़की की लाश दिखाई देती है जिस लड़की को जेन ने हायर किया था डेविड को मारने के लिए, क्योंकि डेविड वाकई में बहुत हरामी होता है, ये बात जेन को बिल्कुल नहीं पता होती। फिर डेविड जेन का हाथ बांध करके अपने एक ऐसे शोरूम में लेके जाता है जहाँ पे सारी लड़कियों के हाथ पर बांध के उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ होता है। ये काम डेविड करता है अपने एक खास रूम में बड़े बड़े बिजनेसमैन बुला करके। वहीं फिर जॉय आ जाता है, जॉय वहाँ पे भी आता है। वहाँ पे सबको जॉय मार पीट के जेन को बचा लेता है और जेन को चुपचाप अपनी ट्रक में बैठाता है। जेन को लगता है कि ये मुझे बचाने के लिए आया है और कुछ नहीं, मसीहा है। लेकिन जॉय उन्हें पकड़ के उसे भी ले जाता है। फिर इसमें जो तीसरा करैक्टर है वो करैक्टर है रिक और जेना का। रिक और जेना एक कपल होते हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस करने की सोचते हैं। और बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए जाहिर सी बात है कि उन्हें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए वो NFFA से ही इन्वेस्टमेंट लेते हैं। और NFF से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वो एक NFF की पार्टी में जाते हैं और वो पार्टी कुर्बानी वाले रात वाले दिन ही होती है। अब उस पार्टी में जब वो जाते हैं तो उस पार्टी में जो NFF का लीडर होता है उससे लोग बात करते हैं और अपने बिजनेस के लिए उसे एग्री करवा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी एग्री करवा लेते हैं। लेकिन NFF का वो दोनों ही कपल रिक और जेना जो रूप देखते हैं वो बहुत ही घिनौना रूप होता है, क्योंकि वो लोग किसी के ऊपर भी तरस नहीं खाते, किसी को भी जान से मार देना, कुछ भी कर देना, ये उनके लिए आम बात थी। लेकिन रिक और जेना ये सब देख करके डर भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसी दौरान NFFA में हमला हो जाता है उन बंदों का जो एंटी NFF होता है, मतलब जो NFF के अगेंस्ट होती है, वो लोग हमला कर देती है NFF की बिल्डिंग में। अब वो जैसे तैसे रिक और जेना अपनी जान बचा करके घर भागते हैं और घर पे आते हैं जान बचा करके। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं घर पे भी काफ़ी सारे हादसे उनके साथ होते हैं, उन हादसों से भी बचते हैं वो जैसे तैसे। लेकिन वहाँ पर भी जॉय पहुँचता है और जॉय उनको पकड़ करके हाथ पैर बांध करके अपने ट्रक में डालता है और दोस्तों चलता बनता है। तो दोस्तों अब बात आती है जॉय की कि जॉय कौन है और कौन था।
इसमें लीड बंदा तो खैर यही है, कहते हैं ना विलन, तो विलन जॉय ही है इसमें। जॉय एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक इंसान होता है इस वेब सीरीज में। बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही दरिया दिल वाला आदमी, इस टाइप का आदमी होता है वो। लेकिन ऐसा हैवान क्यों बनता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। जॉय एक कंपनी में वर्करों का लीडर होता है, जो लेबर होती है, लेबर का एक लीडर होता है, जाहिर सी बात है, तो वो वही होता है जॉय। अब जॉय की मैनेजमेंट से बात होती रहती है, कंपनी के मैनेजमेंट से। जो कंपनी की मैनेजर होती है वो एक लड़की होती है। वो मैनेजर अपनी कंपनी की बागडोर हांगकांग को देना चाहती थी, और वो हांगकांग को बागडोर देने के लिए जितने भी लेबर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको निकालना चाहती थी। लेकिन उन सबको निकालने से पहले एक काम होता है कंपनी में, वो ख़त्म करने के बाद ही निकालना चाहती है। और ये बात लेबरों को पता होती है, लेकिन जॉय को नहीं पता होती। अब जॉय लेबरों से बोलता है कि जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म कर दो, क्योंकि जॉय को वो मैनेजर बोलती है कि जल्दी से ये काम ख़त्म करवा दो, फिर मैं तुम्हारी लेबरों की सैलरी बढ़वा दूंगी, ये करवा दूंगी, वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा बोलती है वो। लेकिन लेबर जॉय से बोलते हैं कि वो मैनेजर तुम्हें फंसा रही है, प्लीज़ तुम मैनेजमेंट की बात पे मत आओ, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जॉय बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो काम करो। और लेबर जो थी वो जॉय की बहुत इज्जत करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि जॉय वाकई में बहुत ईमानदार आदमी था। आफ्टर ऑल वही होता है जो लेबर बोलती है। लेबर सारा काम ख़त्म कर देती है, और जो मैनेजर होती है वो जॉय के लेबरों को निकाल फेंकती है कंपनी से। अब एक दुश्मन जॉय की यहीं पैदा हो गई, मैनेजर, ठीक है, उसको भी ये उठा लेता है उसके घर से जा कर के, ठीक। उसे आप इस स्टोरी में ये भी देखोगे, पहला केस। दूसरा केस, जब जॉय वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो निकलने के बाद जॉय अपनी एक कंपनी स्टार्ट करता है। उस कंपनी का नाम, वो कंपनी होती है सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, अपनी खुद की कंपनी बनाता है। वो कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है और बहुत अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है एक्चुअली में वो। तो वहीं पर उसकी मुलाकात होती है रिक से। रिक वही कपल, रिक और जेना। तो रिक से मुलाकात होती है। रिक बोलता है कि भाई मेरे घर का भी तुम सिक्योरिटी सिस्टम बनाओगे। तो जॉय बोल देता ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत बड़ा आदमी, बहुत अमीर आदमी मेरे से अपने सिक्योरिटी सिस्टम बना रहा है, मेरी कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर देता है। रिक होता है वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़, लेकिन जॉय जैसे कि बहुत अच्छा और नेक आदमी था, इसलिए वो बोलता है कोई बात नहीं, भरोसा करता है रिक के ऊपर वो। और वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही काम पूरा हो जाता है, तो जो रिक के पास है, रिक के पास पैसे नहीं होते देने के लिए, तो वो डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि मेरे पास पैसा भी है नहीं, बाद में ले लेना। वो साफ पैसा देने के लिए मना कर देता है और बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इतनी ही डील हुई थी, तो मैं इतना ही पैसा दूंगा, और तुमने मेरा काम ख़राब करा है। वो झूठ बोलता है एक्चुअली में रिक, ये सारी बातें जॉय से। जॉय बोलता है कि मैंने सारा काम अच्छा किया, उसके बाद भी तुम आरोप लगा रहे हो मुझ पर, ये है वो, काफ़ी सारी इनकी। और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जॉय के साथ, बेचारे के साथ यही होता है, और रिक उसे बर्बाद कर ही देता है। वहाँ से जॉय बर्बाद हो जाता है। तो जॉय का दूसरा दुश्मन मिल गया आपको, ये रिक मिल गया। रिक को पकड़ता है एक्चुअली में, लेकिन रिक की वजह से उसकी वाइफ भी पकड़ी जाती है। तीसरा दुश्मन जो है जेना। जेना के साथ वो एक्चुअली में डेटिंग ऐप के थ्रू डेट पे जाता है, और जेना उसे रिजेक्ट कर देती है, इसलिए जेना को वो पकड़ लाता है, ठीक है। पेनेलोपी को बहुत ही, ये तो खैर देखो, बहुत वो इरिटेट था, इसलिए इनसे दुखी हो जाता है। पेनेलोपी को इसलिए पकड़ता है क्योंकि पेनेलोपी उसे थैंक यू नहीं बोलती। पेनेलोपी की वो हेल्प करता है एक जगह, और पेनेलोपी उसे थैंक यू नहीं बोलती, इसलिए पेनेलोपी को उठा लेता है वो। तो इस तरीके से जॉय जो है काफ़ी लोगों को उठा कर लाता है, और जिस सिक्योरिटी सिस्टम में वो डाल करके उन लोगों को मारता है, वो रियलिटी में देखने लायक है दोस्तों। जब पीट और मिघेल जॉय के पीछे पीछे जाते हैं सबको बचाने के लिए, लेकिन जब तक वो पहुंचते, जब तक जॉय सबको मार चुका होता है, 3 लोगों को छोड़ करके, रिक, जेना और पेनेलोपी, सिर्फ ये 3 बच जाती हैं। लेकिन जैसे इन तीनों को मार दिया जाता है, तब तक सुबह भी हो जाती है, और सुबह होते तो लड़ाई दंगे तो चल रहे होते हैं। तो जॉय की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। लास्ट में बंदूक तान के रखता है, गोली मारने ही जाता है कि इतने अलार्म बज जाता है कि भाई कुर्बानी की रात ख़त्म हो चुकी है। तुरंत जॉय बंदूक नीचे रख देता है और बोलता है कि अरे यार, इस साल तो मैं तुम्हें नहीं मार पाया, लेकिन अगले साल मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। तो ये नज़ारा देखने लायक है। जॉय साहब बोलता है कि मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ यार, जब तक सब कुछ लीगल था तब तक मैं सबको मारा था, अब मैं किसी को नहीं मार सकता। बंदूक नीचे रख देता है। सबको जो कह रहा है खेल खत्म, अगले साल मिलेंगे, अगले साल मैं तुम दोनों को ढूंढ के मार दूंगा। लेकिन मिगेल गुस्से में क्या कर देता है, जॉय को मार देता है गोली, और यहाँ से मूवी का अंत हो जाता है, सॉरी वेब सीरीज़ का अंत हो जाता है।
तो देखना दोस्तों, ये वेब सीरीज़ वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आएगा। इस वेब सीरीज़ ने एक मैसेज तो दोस्तों दिया है कि मतलब कि कभी भी किसी को यार ऐसी बातें मत बोलो जो उसके बहुत ही ज़्यादा अंदर तक जाए और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की तारीख में हर बंदा अपने करियर को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि आप हल्का सा भी कुछ बोल दोगे ना तो वो उसे बहुत बड़ा लगेगा और वो पता नहीं कल को क्या कर दे आपके साथ, आपको खुद पता नहीं लगेगा। हालांकि आपको लगेगा कि वो बहुत सिंपल आदमी है, बहुत नॉर्मल आदमी है, और नॉर्मल और सिंपल लोग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक निकलते हैं, आप जानते हैं। तो प्लीज़ यार दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे होम। कोरोना चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।